बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डिकोडिंग फिज़िक्स एमडीके 2024 के लिए मास्टरी कोर्स का ये लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम फोर्सेस एंड मोशन चैप्टर के एमसीक्यूज़ की डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर को हम एक लेक्चर में कवर नहीं कर सकते, इस वजह से इस लेक्चर के 2-3 पार्ट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, A projectile is fired horizontally with an initial velocity speed of 20 मीटर पर सेकंड। एक प्रोजेक्टाइल है और हॉरिजेंटली इसको फायर किया गया। इनिशियल स्पीड उसकी 20 मीटर पर सेकंड है। हॉरिजेंटली फायर का मतलब यह है कि ये जो इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, ये उसकी इनिशियल हॉरिजेंटल वेलोसिटी है, यानी Vx इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड है। Its horizontal speed 3 seconds later will be, तो 3 सेकंड्स गुजरने के बाद उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या होगी। प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होता, कोई एक्सेलरेशन नहीं होती और उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट रहती है। तो चाहे 3 सेकंड्स आफ्टर है या 5 सेकंड्स आफ्टर है या 10 सेकंड्स आफ्टर है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल होगी। तो ये वही 20 मीटर पर सेकंड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल इन रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन इज शाउन इन द फिगर गिवन बिलो। इस फिगर में हमें एक ग्राफ गिवन है जो कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। द एवरेज एक्सेलरेशन इन फर्स्ट 20 सेकंड्स इज, फर्स्ट 20 सेकंड्स में हमने फाइंड करना है इसके लिए एवरेज एक्सेलरेशन को। तो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास फार्मूला होता है टोटल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला लिख देते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टोटल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब वेलोसिटी अगर हमने फाइंड करनी है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से जो कि हमें गिवन है, तो ये इक्वल होता है एरिया अंडर द कर्व। वेलोसिटी इस एरिया के इक्वल होता है कर्व के अंदर, और टाइम 20 सेकंड्स है। फर्स्ट 20 सेकंड्स यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो इस ग्राफ में ये जो एरिया अंडर द कर्व है, दो पोर्शन है इसके, ये एक रेक्टेंगल है और एक ट्राइंगल है। हमने ये एरिया फाइंड करना है, ये टोटल वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी टाइम 20 सेकंड से डिवाइड करके हमें एवरेज एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इसका पहला पोर्शन वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेन्यूज, या दो साइड्स के को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय हाफ करें। तो ये एक साइड बेस इसका इक्वल है 10 यूनिट्स, और ये हाइट इसका इक्वल है, ये हाइट है या परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज नहीं है। हाइट इसका इक्वल है 40 यूनिट्स के, यहाँ पर देखें इसके इक्वल है 40 यूनिट्स। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 400 और डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी, ये राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया बनता है 400 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 200 यूनिट्स। ये सिर्फ इस ट्राइंगल का है, प्लस रेक्टेंगल वाला एरिया। तो रेक्टेंगल का एक साइड इक्वल है 10 यूनिट्स के, ये 10 से लेकर 20, तो मतलब 10 यूनिट्स, और ये वाला साइड इक्वल है 40 के, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 400 यूनिट्स। तो ओवरऑल वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी 600 यूनिट्स या 600 मीटर पर सेकंड। ये हमने कहाँ से फाइंड किया, एरिया अंडर द कर्व। दो पोर्शन से, एक रेक्टेंगल है और एक ट्रायंगल है, दोनों का एरिया फाइंड करके ऐड करें तो टोटल वेलोसिटी मिल जाएगी। टाइम 20 सेकंड है। अब सिंपली इस फॉर्मूला में पुट करें, वेलोसिटी इज इक्वल टू 600 मीटर पर सेकंड और टाइम जो है वो 20 है। तो 0 0 के साथ कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी with uniform acceleration in time t starting from rest is, distance covered by a body with uniform acceleration। अगर acceleration constant हो तो हम न्यूटन साहब के इक्वेशंस को यूज करेंगे। in time t starting from rest, इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 हो, तो हमारे पास फार्मूला होता है
2s इज इक्वल टू s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फार्मूला होता है। अब इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा और डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 4, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स के इक्वल होता है, जो फोर्स इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्रिकेट बॉल इज हिट so that it travels straight up in air and it requires 3 seconds to reach the maximum height. Its initial velocity is। एक क्रिकेट बॉल को किसी ने खेला और वो हवा में रहा 3 सेकंड्स तक, 3 सेकंड टाइम उसको लगा अपने मैक्सिमम हाइट को पहुंचने में, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी। अब इनिशियल वेलोसिटी के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, या जब हम किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ एक बॉडी को हवा में फेंकते हैं तो वो कितने टाइम में मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है। दैट टाइम इज इक्वल टू वी आई डिवाइडेड बाय जी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। तो हमारे पास फार्मूला सिंपल, ये वही एक्सेलरेशन वाला फार्मूला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, लेकिन उसमें हमने फाइनल वेलोसिटी को ज़ीरो पुट किया और टाइम के लिए सॉल्व किया। हमें यहाँ पर टाइम गिवन है, एक्सेलरेशन हमें पता है ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी को हमने फाइंड करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू जी टी, टाइम और जी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, टाइम 3 सेकंड्स है तो ये 9.8 मल्टीप्लाई बाय 3 और यहाँ से आंसर आपको मिल जाएगा 29.4 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन बी, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का यूनिट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अ racing car traveling with constant acceleration increases its speed from 10 meter per second to 50 meter per second over a distance of 60 meter. How long does this take? एक ट्रेवलिंग कार है जो कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ जा रहा है और उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से 50 मीटर पर सेकंड तक इंक्रीज होता है। मतलब इनिशियली उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, फाइनल स्पीड 50 मीटर पर सेकंड है, और इस दौरान इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 60 मीटर का डिस्टेंस। हाउ लॉन्ग डज दिस टेक, हमने टाइम फाइंड करना है कि इतने में कितना टाइम लग गया। अब टाइम को फाइंड करने के लिए पहले ज़रूरी है कि हमें एक्सेलरेशन का पता हो। यहाँ पर क्वेश्चन में कहते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं गिवन। एक्सेलरेशन हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, न्यूटन की थर्ड इक्वेशन 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s। इसमें वैल्यूज पुट करें, फाइनल वेलोसिटी 50 है तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 50 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 है उसका भी स्क्वायर है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2s। डिस्टेंस 60 मीटर है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करके वो 120 हो जाएगा। अब यहाँ पर 50 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करके 2500 बन जाएगा और ये 100, तो 2500 से 100 माइनस करके 2400 डिवाइडेड बाय 120, 2400 डिवाइडेड बाय 120। इसको डिवाइड कर लीजिए, 0 के साथ कैंसिल, और 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। अब एक्सेलरेशन को फाइंड करने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ इसको, कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और हमें क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। तो अब हम एक्सेलरेशन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टाइम। हमें टाइम फाइंड करना है तो टाइम इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई एक्सेलरेशन। फाइनल वेलोसिटी 50 है, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, डिवाइड बाई एक्सेलरेशन 20। 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40, 40 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 2, तो 2 सेकंड्स इसको टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ कार मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड नॉर्थ हैज़ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर साउथ। आफ्टर 6 सेकंड्स इट्स वेलोसिटी विल बी। एक कार है जो कि इनिशियली 25 मीटर पर सेकंड के साथ
नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रहा है और उसकी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड्स साउथ है। देखिए, कार जा रहा है नॉर्थ के डायरेक्शन में और इसकी एक्सेलरेशन है साउथ के डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू वेलोसिटी, तो इसका मतलब यह है कि इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है इसकी वेलोसिटी। और कितने रेट के साथ कम हो रहा है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 3 मीटर पर सेकंड, हर एक सेकंड में वो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। तो 6 सेकंड्स गुजरने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी? हम बगैर कैलकुलेशन भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो इस तरह से, पहली बात तो यह है कि 25 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन डिक्रीज है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी है। तो मतलब 25 से ग्रेटर जो भी ऑप्शन है वो तो गलत है, वो तो करेक्ट नहीं हो सकते। तो ऑप्शन बी 43 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ, ये तो पहले से गलत हो गया। दूसरी बात, उसकी वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी है फिर भी वेलोसिटी की डायरेक्शन टुवर्ड्स नॉर्थ ही होगा, तो साउथ वाला जो ऑप्शन है वो भी गलत है। वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उल्टा होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रहा है। तो दो ऑप्शंस हमारे मुकाबले से निकल गए। अब 3 मीटर पर सेकंड एक सेकंड में डिक्रीज आ रहा है, तो 6 सेकंड्स में कितना होगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 18 मीटर पर सेकंड उसमें ओवरऑल डिक्रीज आएगा। तो 25 से 18 को माइनस करके 7 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ, ये हमारा करेक्ट आंसर है विदाउट एनी कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी इज शाउन इन फिगर, द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स इज। ये हमें एक ग्राफ गिवन है, दो ऑब्जेक्ट्स है, एक ऑब्जेक्ट ए है उसके लिए ये वाला ग्राफ है और दूसरा ऑब्जेक्ट बी है उसके लिए ये वाला ग्राफ है। ग्राफ में हमें एक क्वांटिटी सिर्फ मेंशन है कि एक्स एक्सिस के साथ ये जो स्लोप है ये कितना एंगल बनाता है। ए वाला ऑब्जेक्ट 53, जो ऑब्जेक्ट ए है वो एंगल बनाता है थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री, और जो बी वाला ऑब्जेक्ट है वो थीटा बनाता है एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का। हमसे रेशो मांगा गया है उनकी स्पीड्स का, कि ए और बी की स्पीड्स का रेशो फाइंड कर लीजिए, और ये हमें गिवन है कि टेंजेंट 37 डिग्री इज इक्वल टू 3/4। इसको भी हम कॉमन सेंस से करते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन। याद रखें, इस ग्राफ में जितना एंगल ज़्यादा होगा उतना वो बॉडी कम स्पीड के साथ उसकी स्पीड स्लो होगी, और जितना ये एंगल कम होगा उतना उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। मतलब कि वेलोसिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू थीटा। थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी तो बॉडी की स्पीड कम। क्यों? क्योंकि एक ही थीटा ज़्यादा है तो वो टाइम ज़्यादा ले रहा है और डिस्टेंस कम ट्रेवल कर रहा है। ये देखे ना, यहाँ पर अगर आप लाइन मार दीजिए तो ये कम डिस्टेंस कवर कर रहा है बी से, बी इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ए इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, और ए टाइम भी ज़्यादा ले रहा है, बी टाइम कम ले रहा है। तो मतलब कि ए की स्पीड कम है और बी की स्पीड ज़्यादा है, तो ए डिवाइड बाय बी का जो रेशो होगा, इसका जो ऊपर वाला क्वांटिटी होगा वो स्मॉलर होगा और नीचे वाला ग्रेटर होगा। ये हमें कॉमन सेंस से इसका आंसर मिलता है। अब गिवन ऑप्शन में से देखें, √3 डिवाइड बाय 4, तो √3 कम है, 4 ज़्यादा है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। लेकिन पहले बाकी ऑप्शंस को भी देखें, इसमें ऊपर वाला क्वांटिटी ग्रेटर है, नीचे वाला स्मॉलर है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। सी में भी इस तरह सिचुएशन है। डी में देखें, इसमें भी तकरीबन तकरीबन ऊपर, बल्कि तकरीबन नहीं, ऊपर वाला क्वांटिटी ग्रेटर ही है। 3 इंटू √3 डिवाइड बाई 4, √3 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होती है और 1.5, यस 1.5 समथिंग इसकी वैल्यू होती है। अगर आप इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट 4.5 समथिंग डिवाइड बाई 4। अगेन ऊपर वाले क्वांटिटी ग्रेटर है, नीचे स्मॉलर है, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, इसलिए ए ही हमारा करेक्ट आंसर है। याद रखिए, बस कंसेप्ट इसका ये है कि जिसका एंगल जितना ज़्यादा उतना उसकी स्पीड कम एंड वाइस वर्सा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। ये क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉल इज इन फ्री फॉल, इट्स एक्सेलरेशन इज। जब एक बॉल फ्री फॉल में होता है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है? ऑप्शन ए है डाउनवर्ड ड्यूरिंग बोथ एसेंट एंड डिसेंट। फ्री फॉल का मतलब है एसेंट, वो ऑब्जेक्ट
अपवर्ड जा रहा है, डिसेंट मतलब डाउनवर्ड जा रहा है। तो क्या दोनों केसेस में उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होता है? यस। चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, लेकिन उसके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दोनों केसेस में डाउनवर्ड ही होगा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। डाउनवर्ड ड्यूरिंग एसेंट एंड अपवर्ड ड्यूरिंग डिसेंट, तो ये गलत है, दोनों केसेस में डाउनवर्ड होगा। सी है अपवर्ड ड्यूरिंग एसेंट एंड डाउन, ये भी गलत है, दोनों में सेम होगा। और ऑप्शन डी है अपवर्ड ड्यूरिंग बोथ, नहीं अपवर्ड तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट? रेस्ट से अगर हम एक ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ऑप्शन ए है द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड ऑफ टाइम इज 4.9 मीटर पर सेकंड। उसकी एवरेज वेलोसिटी फर्स्ट सेकंड के लिए 4.9 मीटर पर सेकंड होती है। तो हम फाइंड कर लेंगे, क्योंकि वैसे तो हमें नहीं पता कि क्या ये वाकई होती है या नहीं होती। एवरेज वेलोसिटी के लिए फार्मूला क्या है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, या फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी, ये दोनों इंटरचेंज आप कर सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस आ रहा है। डिवाइड बाय 2 करेंगे। रेस्ट से हम रिलीज करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0 हो जाएगी। हमारे पास सिर्फ रह जाएगा फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, या फाइनल वेलोसिटी का हाफ। क्या वो 4.9 मीटर पर सेकंड आता है? देखिए फर्स्ट सेकंड ऑफ टाइम, तो फर्स्ट सेकंड ऑफ टाइम में जो एक्सेलरेशन होता है, या पूरे जर्नी में एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन फर्स्ट सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? वो 9.8 मीटर पर सेकंड होगी। और एवरेज के लिए हम उसका हाफ ले लेंगे, तो 9.8 का हाफ होता है 4.9 मीटर पर सेकंड, जिसका मतलब है कि ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। बी को देखते हैं। ड्यूरिंग ईच सेकंड द ऑब्जेक्ट फॉल्स 9.8 मीटर। हर सेकंड में ऑब्जेक्ट 9.8 मीटर फॉल करता ही नहीं, सिर्फ पहले सेकंड में भी नहीं, उसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड होती है, फाइनल वेलोसिटी। बाकी डिस्टेंस को वो जैसे जैसे नीचे गिरता है, सेकंड टाइम ज़्यादा होता जाता है, तो वो ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करता है हर एक सेकंड में। ऑप्शन सी है द एक्सेलरेशन चेंजेस बाय, नहीं एक्सेलरेशन तो चेंज कभी भी नहीं होती, ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन डी है द ऑब्जेक्ट फॉल्स 9.8 मीटर ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड ऑफ टाइम, नहीं फर्स्ट सेकंड ऑफ टाइम में भी इतना वो नहीं जाता, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी 4.9 मीटर पर सेकंड है, तो 9.8 मीटर किस तरह वो फॉल करता है? इट्स नॉट ट्रू, इट्स नॉट द केस। क्वेश्चन 11 है अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ क्लिफ, द ग्राफ केयरफुली नोट द एक्सेस। पहले से हमें बता दिया कि ग्राफ्स के जो एक्सेस है उसको जरा केयरफुली नोट करें कि कौन सा एक्सेस कौन से क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। which best represents its motion while it falls as, एक स्टोन है जो कि किसी हाइट से फॉल कर रहा है, तो कौन सा वाला ग्राफ इस मोशन को बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है? और ये हमें बताया गया है कि एक्सिस को केयरफुली नोट करें। देखिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट कोई मास वो डाउनवर्ड फॉल करता है तो उसका एक्सेलरेशन होता है कांस्टेंट एंड इक्वल टू माइनस जी। माइनस का मतलब कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जी का मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? कि उसकी जो वेलोसिटी है, इस ग्राफ की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, बल्कि वो इंक्रीज होती है, हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। तो गिवन ऑप्शन में से जो इंक्रीजिंग वाला वेलोसिटी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए को देखें, ये डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है और ये रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होता है? नहीं होता। ऑप्शन बी को देखें, ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है जिसके मुताबिक ये एक्सेलरेशन पहले डिक्रीज हो रहा है और फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियली एक्सेलरेशन में इंक्रीज आता है, तो ऐसा नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। ऑप्शन सी को देखें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और इसका स्लोप जो है वो स्ट्रेट लाइन है, मतलब उसकी एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है उसकी, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करे, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी में क्या है? एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ है, इसे तो हमारा आंसर सॉल्व ही नहीं हो सकता। क्वेश्चन 12 है अ 1 kg ball moving at 2.0 मीटर पर सेकंड perpendicularly to a wall rebounds from the wall at 1.5 मीटर पर सेकंड, द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉल इज। एक बाल है जिसका मास 1 kg है और वो 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ किसी वॉल की तरफ जा रहा है,
वहाँ से रिबाउंड होकर उसकी वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकंड है, तो इसके मोमेंटम में कितना चेंज आएगा। चेंज इन मोमेंटम याद रखिए इम्पल्स के भी इक्वल है। क्वेश्चन में अगर चेंज इन मोमेंटम की बजाय इम्पल्स पूछा जाए तो भी हमने इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। क्या करेंगे चेंज इन मोमेंटम के लिए, पहले फाइंड कर लेंगे इनिशियल मोमेंटम, उसके बाद फाइंड कर लेंगे फाइनल मोमेंटम, और फिर चेंज इन मोमेंटम के लिए फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। इनिशियल मोमेंटम के लिए इनिशियल मास तो वैसे भी दोनों केसेस में कांस्टेंट होगा, इनिशियल वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मास 1 kg है और वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, तो 2 और 1 को मल्टीप्लाई करके 2 न्यूटन सेकंड इसका इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा, 2 न्यूटन सेकंड। इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है या कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी है वो 1.5 मीटर पर सेकंड है और मास वही 1 kg है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 1.5 न्यूटन सेकंड इसका फाइनल मोमेंटम आ जाएगा। चेंज के लिए हम फाइनल से इनिशियल को माइनस करेंगे, तो 1.5 माइनस 2 करेंगे, 1.5 माइनस 2 करेंगे तो इक्वल टू माइनस 0.5 न्यूटन सेकंड, माइनस 0.5 न्यूटन सेकंड। यहाँ पर माइनस का मतलब है कि अवे फ्रॉम द वॉल, डायरेक्शन इसका अपोजिट हो जाएगा, तो 0.5 न्यूटन सेकंड अवे फ्रॉम द वॉल, ऑप्शन सी। 13 है, अ ट्रेन इज मूविंग ईस्ट एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, अ बुलेट फायर्ड वेस्टवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ट्रेन जो है जनाब वो वेस्ट ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ, और एक बुलेट है जिसको हमने फायर किया वेस्ट के डायरेक्शन में और उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। क्रॉसेस द ट्रेन इन 8 सेकंड्स, 8 सेकंड में वो ट्रेन को क्रॉस करता है, टाइम 8 सेकंड से, तो ट्रेन की लेंथ क्या है। देखिए ये वो सिंपल फार्मूला वाला क्वेश्चन है कि हम कहते हैं ना कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस को फाइंड करना है कि कितना डिस्टेंस है, इस ट्रेन की लेंथ कितनी है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वी टी है, वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम के साथ। लेकिन यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट्स मूविंग है, ट्रेन ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, बुलेट वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे। जब दो ऑब्जेक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल होती है द सम ऑफ बोथ क्वांटिटीज, दोनों को ऐड करेंगे दोनों वेलोसिटीज को, तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाएंगी और फिर टाइम 8 सेकंड्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 + 5 इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड उसकी रिलेटिव वेलोसिटी, और 15 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर मिल जाएगा डिस्टेंस ऑफ ट्रेन। 15 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या आता है क्वेश्चन 13 में 120 मीटर आता है, 15 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 120 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, अ बेस बॉल इज थ्रोन वर्टिकली इनटू द एयर, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट इज, हाईएस्ट पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या होगी। देखिए बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ कि जब भी एक ऑब्जेक्ट अर्थ से ऊपर हो, चाहे वो अपवर्ड हो, चाहे वो डाउनवर्ड हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो, उसकी एक्सेलरेशन जब तक हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करेंगे तो उसकी एक्सेलरेशन जी के इक्वल होगी और वो हमेशा डाउनवर्ड होगी। इससे ज़्यादा आसान अल्फाज में मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। क्वेश्चन 15, फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी द वर्टिकल वेलोसिटी एट द 5th सेकंड इज, 5th सेकंड में हमने वर्टिकल वेलोसिटी को फाइंड करने हैं एक फ्री फॉल बॉडी के लिए। फ्री फॉल बॉडी है तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इक्वल टू 0 हो जाएगी, और एक्सीलरेशन का फार्मूला या फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पर मैं पेन को ले लूँ, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस जी टी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो हम सिर्फ और सिर्फ जी को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम के साथ। जी की वैल्यू क्या है 9.8 है मीटर पर सेकंड, या 9.8 में लिख लूँ मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आता है अबाउट 49 मीटर पर सेकंड, 49 मीटर पर सेकंड। ये हमने कर दिए 15 क्वेश्चन। 16 है, विच शोज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट का करेक्ट रिलेशन कौन सा है, तो ये है जनाब ऑप्शन बी वाला कि मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू 8t² डिवाइड बाई जी। इसका डेरिवेशन है लंबा चौड़ा, लेकिन उसको हम अभी फ़िलहाल के लिए नहीं कर सकते।
Question 17. A car travels east at constant velocity. The net force on the car is. अगर उसकी velocity constant है तो constant velocity का मतलब क्या है कि acceleration is equal to 0 और acceleration नहीं प्रोड्यूस हो रहा तो मतलब कि बॉडी पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। अगर फोर्स होती तो acceleration प्रोड्यूस होता और उसकी velocity constant नहीं होती तो इट मीन्स के फोर्स एक्टिंग इज 0। 18 है विच व्हीकल हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें कुछ ऑप्शंस गिवन है और कहते हैं कि इनमें से किसकी एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मतलब कि हम हर एक के लिए अलग अलग एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे। ऑप्शन ए है बाइसाइकिल व्हेन इट स्पीड अप चेंजेस व्हेन इट स्पीड चेंजेस फ्रॉम रेस्ट टू 2.5 मीटर पर सेकंड इन 2 सेकंड्स। एक्सेलरेशन हम कैसे फाइंड करेंगे? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम करेंगे। एक बाइसाइकिल है, फाइनल वेलोसिटी उसकी 2.5 मीटर पर सेकंड है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिवाइड बाय टाइम करेंगे 2 सेकंड। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो इसे 5 नहीं आता, जो भी आता है लेकिन 5 नहीं आता। हमारा काम 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ है। ऑप्शन बी है व्हेन इट स्पीड चेंजेस फ्रॉम रेस्ट, यहाँ पर भी इनिशियल 0, 15 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड, तो 15 को 5 पर डिवाइड करके 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। ये हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन सी में कहते हैं कि फ्रॉम रेस टू 20 मीटर पर सेकंड इन 15 सेकंड, तो 20 को 15 पर डिवाइड करके भी हमें 5 नहीं मिलता। और डी है इट स्पीड चेंजेस फ्रॉम रेस टू 50 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड्स, तो 50 को 10 पर डिवाइड करके हमें 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आंसर मिलता है। डी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है इन प्रोजेक्टाइल मोशन द एक्सेलरेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में कांस्टेंट होता है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 होता है। क्वेश्चन 20 इफ अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 35 डिग्री it hits certain target it will have the same range if it is projected at an angle of। अगर एक प्रोजेक्टाइल को हमने 35 डिग्री पर फेंका है तो दूसरे प्रोजेक्टाइल को हम किस एंगल के साथ प्रोजेक्ट करें ताकि दोनों की रेंज इक्वल हो। याद रखिए प्रोजेक्टाइल्स की रेंज तब इक्वल होती है जब वो दोनों एंगल θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज हो या कंप्लीमेंट्री एंगल्स हो। तो 35 के साथ कौन सा ऐड करके हमें 90 मिलेगा? ये है ऑप्शन बी 55 डिग्री और 35 को ऐड करके हमें 90 मिलेगा। ये 20 क्वेश्चंस इस वीडियो के लिए इनफ है। याद रखें कि इस चैप्टर के अंदर हम टोटल 150 MCQs की डिस्कशन करेंगे। ये इसका सिर्फ पार्ट 1 था। कोशिश करेंगे कल बाकी सारे 130 MCQs को कवर कर ले। मैं अपनी पूरी ट्राई करूँगा, आप लोग भी साथ रहे।